हे एवरीवन, वेलकम टू द फोरेंसिक स्टेशन। आज हम बात करेंगे लीगल प्रोसीजर्स की कि हमारे इंडिया में लॉज वगैरह कैसे हैं। ओके, तो पहला है हमारे पास आईपीसी। आईपीसी क्या होता है? आईपीसी इज़ इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड 1860। इसमें आता है मेनली जो भी हमारी इंडिया के जो क्रिमिनल लॉज वगैरह होंगे ना, वो सब इस आईपीसी से डील करते हैं। मतलब इसमें ऑफेंसेस जो हैं, जो भी हमारे क्राइम्स हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है और उनके लिए जो पनिशमेंट्स वगैरह है उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। मतलब बताते हैं कि हाँ, अगर ये डिफ़ाइन कर रखा है, जैसे कि हाँ अगर ये ऐसा ऐसा हुआ है तो मतलब कि वो ये ऑफेंस है, तो इस ऑफेंस का फिर ये वाला पनिशमेंट है, ताकि सबको कॉमन पनिशमेंट रहे। ऐसा नहीं है कि अगर दो पर्सन्स ने सेम क्राइम किया है, सेम ऑफेंस है, तो उनको कहीं और किसी जज ने अलग पनिशमेंट दे दिया एंड कहीं और किसी जज ने अलग पनिशमेंट दे दिया। कि नहीं, सब ने अगर अगर सेम क्राइम किया है दोनों ने, तो दोनों को सेम पनिशमेंट होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी ट्रायल हो रहा हो उनका। ठीक है, तो वो चीज़ कॉमन रखना है। फिर है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा 1872। ये मेनली डील करता है विद लॉ ऑफ एविडेंस। मतलब जो हमारे एविडेंस वगैरह है ना, उनकी अलग एविडेंस को अलग अलग कैटेगराइज करना, उनका कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, उनका यूज़, मतलब सब कुछ हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है। मतलब आपकी जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है ना, उसमें आपका कौन सा एविडेंस कितना एप्लीकेबल है, किस एविडेंस को क्या प्रायोरिटी मिलेगा, इम्पॉर्टेंस, तो वो सब इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। एंड फिर है हमारे पास सीआरपीसी। सीआरपीसी इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये आया था 1973 में। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ। अब जो भी हमारे क्रिमिनल लॉज वगैरह है ना, तो ये जो भी ऑफेंसेस हुए हैं हमारे, ऑफेंसेस के अगेंस्ट में ये पनिशमेंट डिस्क्राइब करता है। मतलब कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, तो उसकी जो पनिशमेंट का जो मैकेनिज़्म है, आपने पहले आईपीसी पढ़ा। आईपीसी में हमने क्या देखा कि उसने ऑफेंस बता दिया, उसके अकॉर्डिंग उसने उसकी पनिशमेंट बता दी। फिर एविडेंसेस की वैल्यूज़ बताई हमें, एविडेंसेस का इंपॉर्टेंस, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन तो बताया। फिर अब है आपका सीआरपीसी। इसमें क्या है, जो आपकी पनिशमेंट है ना, उसे आपको प्रोसीज मैकेनिज़्म बता रहे हैं उसका, कि जो पनिशमेंट है आपकी, उसको कैसे आप फॉलो अप करवाओगे, उसका पूरा मैकेनिज़्म। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें आपका जो पुलिस की ड्यूटी है ऑफेंडर को अरेस्ट करने की, उनको कैसे डील करना है उनके साथ में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन सी फाइल, अब जैसे जो रिपोर्ट दर्ज होती है ना, एफआईआर वगैरह दर्ज होती है, पंचनामा बनता है, तो ये सब इसी में आता है सीआरपीसी में। जो उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, और या फिर अगर मतलब उन्हें कोर्ट में लेके जाना है ट्रायल वगैरह के लिए, या फिर उनका ट्रांसफ़र करना है कि हाँ इस कोर्ट में नहीं दूसरे कोर्ट में, तो वो सब हमारा आता है सीआरपीसी में। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम मेनली, इनके सभी सेक्शंस हम एक साथ याद नहीं कर पाते ना, तो बट हम पहले स्टार्ट करते हैं हम समझने से कि हाँ आईपीसी क्या कहता है, सीआरपीसी क्या कहता है, एंड इंडियन आईईए क्या कहता है। तो पहले हम इनको बेसिकली समझेंगे क्या कहते हैं, इनमें क्या है, फिर हम इनके अकॉर्डिंगली हमें जो सेक्शंस की ज़रूरत होगी, हम वो फिर सेक्शंस याद करते जाएंगे। आज हम सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, रिलेटेड वाले इनके जो टर्म्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर है हमारे पास क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ जो होता है वो डील करता है उन ऑफेंसेस से जो कि कंसिडर होते हैं अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अब जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो अगेंस्ट होंगे, मतलब अगर जो चीज़ आपको कहा गया है कि हाँ एक गुड बिहेवियर जो है वो ये है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ऐसा करना सोसाइटी में बिहेव, बट उसके आप अगेंस्ट जा रहे हो, किसी के आप राइट्स वगैरह को हर्ट कर रहे हो, किसी का प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ भी है, तो वो सब आपके आते हैं क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, इसमें कैसे कैसे ऑफेंस आते हैं? इसमें आता है अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब के अगेंस्ट अगर आप वर्क कर रहे हो, तो वो क्रिमिनल लॉ में है। और सिविल लॉ में आता है आपका जो डिस्प्यूट्स होते हैं किसी दो पार्टीज़ के बीच में, अगर इन डिस्प्यूट्स हो गए, जैसे दो स्टेट्स में आपस में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहा है, वो आ जाएगा सिविल लॉ में। या फिर अगर कोई भी दो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कुछ हैं डिस्प्यूट्स वगैरह, तो वो सिविल लॉज में आ जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी सिविल लॉज में आती हैं।
और सिविल लॉज के अंदर आपके जो मतलब जिन्होंने केस वगैरह करा है, ठीक है, जो आपके मेन पार्टी हैं वो तो आ जाएंगे प्लेंटिफ, और जो एक्यूज्ड है मतलब कि हाँ जिसने क्राइम करा है वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं वो तो, कि नहीं हमने तो नहीं करा, ये हमारे ऊपर नाम लगाया जा रहा है, तो वो क्या करता है खुद को बचाने डिफेंड करने की कोशिश करता है, तो उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं। ओके। और फिर है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो होता है वो जजेस के द्वारा बनाया जाता है सबके लिए, जो डिसीजंस अगर वो कर रहे हैं, मतलब अगर जजेस कुछ फैसला कर रहे हैं ना तो वो कॉमन लॉ के बेस्ड पे करेंगे, मतलब कि सबके लिए इंडिविजुअल सभी केसेस के लिए लॉ जो है वो कॉमन है। फिर है हमारे पास एक टर्म समन। अब समन क्या होता है, काफ़ी कॉमन टर्म है समन, बट कईयों को मतलब एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता होता ना इन चीज़ों का। तो ये होता क्या है समन, समन और सब पोइना जो है वो दोनों सेम टर्म है, मतलब एक ही बात है, ठीक है, से एक की नहीं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के दो नाम रख दो अलग अलग, तो वैसे हैं, समन को हम सब पोइना कहते हैं। अब ये कंसिडर होता है सेक्शन 61 से लेकर 69 तक ऑफ CRPC में। CRPC हमने ये पढ़ा था ना, भी क्या था, CRPC इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब उसका प्रोसीजर बता रहे हैं वो फॉलो अप जो करना है ना। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है फॉलो अप समन के लिए कैसे करना है। तो समन भी एक मतलब हो गया कि एक प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है, समन में आता है हमारा सब, मतलब कि अंडर, पोइना मीन्स पेनल्टी, अगर कोई पेनल्टी के अंडर है तो वो सब पोइना समन है उसके लिए। तो ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंप्लेन कर रहा है द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस, मतलब वो मतलब एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी एक विटनेस वगैरह, किसी भी एक विटनेस की या किसी पर्सन की कोर्ट में एक उसकी अटेंडेंस, उसकी हाजिर होना, उसकी प्रेजेंस की मांग कर रहा है, उसे कह रहा है कि हाँ तुम्हें कोर्ट में प्रेजेंट होना है, ठीक है ना। उसको पेनल्टी लगती है मतलब चीज़ की कि हाँ आपको वहाँ आना पड़ेगा, और उसके लिए एक पर्टिकुलर डे टाइम प्लेस ये सब मेंशन किया जाता है उसके एविडेंस देने के लिए। और जो समन होता है ना उसे मानना ज़रूरी होता है, आप उसे मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं चलो समन आया पर मुझे टाइम नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं है, मेरा मन नहीं है मैं तो नहीं जा रहा, आपको जाना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जाते हो ना तो आपके ऊपर फिर पेनल्टी फ़ाइन वगैरह भी लगाए जाते हैं। ओके। और जो विटनेस है अगर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने के लिए कहा गया है तो उन्हें वहाँ डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रेजेंट होना होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं वो कहा जाता है अंडर सेक्शन 91 ऑफ CRPC, तो उसके अकॉर्डिंगली उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने को कहा जाता है। फिर एक है हमारे पास वारंट। अब वारंट क्या होता है, वारंट होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को चार्ज कर रहे हो, मतलब उसे कह रहे हो आप कि नहीं आपको कोर्ट आना है, तो वो आता है आपका वारंट। ये जो है ये जनरली एक ऑर्डर होता है जो कि ये स्टेट करता है कि भाई स्पेसिफिकली आपको किसी टाइम मतलब आपको कि एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है ये जो जज या मजिस्ट्रेट इशू करते हैं, कि जो परमिट करता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी ने इलीगल एक्ट करा है तो उसे ज़रूरी है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट हो। मतलब समन में तो आपको जस्ट कहा जा रहा है, आपको बुलावा इनविटेशन भेजते हैं ना जैसे, तो समन इज़ इनविटेशन। तो वहाँ पे आपको अच्छे से पूरा डेट टाइम प्लेस सब बताएंगे कि हाँ आपको इस केस के लिए इस दिन इस कोर्ट में इतने बजे आना है। बट वारंट में आपको सीधा चार्ज किया जा रहा है, आपके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं और पूरी अथॉरिटी है, अगर पुलिस है उनके पास में पूरी अथॉरिटी है कि आपके आकर के वो आपको अरेस्ट कर सकती है वारंट के बेसिस पे। आपके जैसे अगर होम वारंट मिला है, सर्च वारंट मिला है तो आपके घर की वो तलाशी वगैरह कर सकती है, आपको वहाँ पे पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। तो वारंट क्या हो गया, एक अथॉरिटी हो गया जो कि मजिस्ट्रेट या जज के थ्रू मिलती है हमें। फिर है हमारे पास कंडक्ट मनी। अब कंडक्ट मनी जो होता है ना वो एक फ़ी होती है जो कि ऑफर्ड करी जाती है, मतलब ऑफर्ड करो या फिर पे करते हैं एक विटनेस को जो कि सिविल केसेस के लिए वहाँ पे मतलब आते हैं प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्रिमिनल केसेस में नहीं मिलेगा, क्रिमिनल केसेस तो आपके अपने पर्सनल हो गए,
है ना। वहाँ तो आप खुद अपने आप ही पहुँचोगे, या जो अभी आपके विटनेस वगैरह हैं तो वहाँ आपके जो वकील वगैरह होंगे, वो एडवोकेट्स, वो उन्हें लेकर आएंगे, है ना। वो आपका पर्सनल मैटर हो जाता है। बट अगर सिविल केसेस चल रहे हैं तो सिविल केसेस में कोर्ट बुलाता है उन्हें कि हाँ, अगर ठीक है, ये जो हैं ये गवाही दे सकते हैं, ये विटनेस बन सकते हैं, तो उन्हें कोर्ट बुलाता है, उनके लिए समन भेजा जाता है एंड उन्हें उस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं। आप पैसे गवाही देने के लिए नहीं मिल रहे हैं, पैसे उन्हें मिल रहे हैं, वहाँ तक वो आए ना तो उनका जो खर्चा लगा है उस खर्चे के पैसे मिल रहे हैं उन्हें, ठीक है। क्या लिखा है, टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर अटेंडिंग द कोर्ट, मतलब कोर्ट तक आने जाने के जो उन्हें खर्चा लगा है उनका। अब वो चाहे मतलब कोर्ट अगर पास है तो बंदा ऑटो से आ गया, 10-20 रुपये लगे, दूर से आ रहा है बस वगैरह से, ट्रेन से, और दूर से आ रहा है तो मतलब जितना उसका एक्सपेंसेस लगेगा उस अकॉर्डिंगली उसे पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे क्रिमिनल केसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कंडक्ट मनी वगैरह मिले। फिर हमारे ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं। अब पैसे, अब हमें भाई को वो तो हो गया कि हाँ हमने गवाही वगैरह देनी है, तो पहले टाइम का तो पता होना चाहिए। तो अब ऑफेंसेस में आता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ऑफेंस होता क्या है, ऑफेंस मतलब कि अगर जो भी आपका नॉर्मल गुड सोसाइटी में अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो अगर आप कोई चीज़ ओमिट कर रहे हो, मतलब कोई अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हो और वो पनिशेबल है, ठीक है। अगर आप किसी को ऐसे कुछ बोल के जाओगे तो ठीक है, वो बात शायद रह भी जाए, बट अगर कुछ ज़्यादा ही हो गया तो फिर वो मतलब केस वगैरह हो जाते हैं उस पर, तो फिर आपने वो एक ऑफेंस क्रिएट करा है ना। तो वो ऑफेंसेस के अंडर आ जाते हैं। जैसे आईपीसी में क्या है, हमारा पूरा प्रिस्क्राइब्ड है हमारा आईपीसी में कि हाँ ये आपका ऑफेंस है कि नहीं है। तो अगर वो ऑफेंस हो गया तो ऑफेंस होता है आपके कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है आपका सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में मतलब आपका प्रोसीजर है वहाँ पे, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या प्रोसीजर है, इसके इस टाइप के ऑफेंस में जो हमारा पुलिस ऑफिसर है ना, वो डायरेक्टली बिना किसी वारंट वगैरह के पर्सन जो हमारा है ऑफेंडर है उसे अरेस्ट कर सकता है। मतलब अगर पुलिस वहाँ पे पहुँची है क्राइम सीन पे, उन्होंने देखा वहाँ पे ऑफेंडर है, डायरेक्ट अरेस्ट कर लेंगे वो उन्हें। मतलब यहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट से वारंट वगैरह या अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये किस टाइप के केसेस होते हैं, ऐसे वाले केसेस होते हैं आपके रेप के, मर्डर के, डाउरी डेथ के, मतलब जो होता है ना एकदम संगीन टाइप के जो जुल्म हो गए काफ़ी, तो उनके लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है आपको वारंट वगैरह की, वहाँ पे आप डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं उन्हें। और जो इंडिविजुअल है वो उसे पुलिस ही डॉक्टर के पास भेजती है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब आप अपने कॉमनली जो रेप केसेस देख लो आप, रेप केसेस में क्या होता है, रेप केसेस में आपके जो विक्टिम हैं उसको पुलिस ही खुद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपनी तरफ से भेजती हैं। अब डाउरी डेथ में अगर मतलब पर्सन अलाइव है, उनमें अंदर थोड़ा अगर मतलब ये है कि हाँ वो ज़िंदा हो जाएंगे या काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो फटाफट पुलिस वाले ही उन्हें एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास उन्हें खुद ही भेजेंगे मेडिकल असिस्टेंट के लिए कि हाँ इनका अच्छे से चेकअप हो सके या सही ठीक हो सकेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ आ जाती हैं सेक्शन 2C ऑफ 154 CRPC में। तो ये भी एक प्रोसीजर है। फिर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं ना उनके लिए वारंट इशू कराना पड़ता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। मतलब मजिस्ट्रेट जो है वहाँ से या फिर कोर्ट से जा कर के आप पहले वारंट लेकर आओगे कि हाँ आपके पास वारंट है, अथॉरिटी है, तो आप उसे अरेस्ट वारंट है तो आप अरेस्ट करोगे, सर्च वारंट है तो आप उनके घर की सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मतलब वारंट आपको वो वारंट वगैरह इसमें चाहिए होता है। और इसमें जो ये पर्सन है ना हमारा, जो भी विक्टिम वगैरह हैं, जो पर्सन है वो खुद जा कर के अपने डॉक्टर के पास, खुद जा कर के डॉक्टर के पास में अपना डायरेक्टली मेडिकल करवा सकता है। मतलब या फिर
कोर्ट वगैरह से अपना एफिडेविट बनवा ले, वो एक एफिडेविट बनवा करके और फिर उन्हें भेजा जाए डॉक्टर के पास एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ये आता है सेक्शन 41 ऑफ CRPC। अब इसमें दो टाइप और रहते हैं, एक बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल वही जिसमें आपको ज़मानत मिल जाती है, और नॉन बेलेबल इसमें ज़मानत नहीं मिलती। अब जो ये आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं ना, इनमें आपको ज़मानत नहीं मिलती है, और जो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं इसमें आपको ज़मानत मिल जाती है। अब जैसे हमारा लेटेस्ट जो अगर हम केस देखें जो काफ़ी चर्चा में रहा अभी, सुशांत सिंह राजपूत का केस था, है ना। तो उस केस में हम रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के लिए अरेस्ट किया गया, तो उन्हें फिर बाद में बेल पे फ्री कर दिया गया था। बेल इज़ लाइक ज़मानत, जो कहते हैं ना ज़मानत पे बरी कर दिया गया, तो उन्हें ज़मानत पे फिर उन्हें छोड़ दिया गया था, तो उन्हें वो कुछ टाइम के लिए फ्रीडम मिला है। ओके, उसमें ये नहीं कहा कि उनके जो जितने भी उनके ऊपर चार्जेस वगैरह थे उनसे उन्हें फ्री कर दिया गया, वो इनोसेंट है, ऐसा नहीं है, वो अभी भी गिल्टी हैं, ठीक है, बट उन्हें कुछ टाइम के लिए बेल दिया गया है। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसमें आप मतलब कोई भी अथॉरिटी वगैरह आपको फ्री नहीं करवा सकती है। ओके, फिर है हमारे पास में अब इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट क्या होती है, मतलब इंक्वेस्ट होती है हमारी इंक्वायरी। अगर जैसे इंक्वेस्ट आई से इंक्वायरी आई से तो सेम वर्ड ना याद रहते हैं, ठीक है। तो इंक्वेस्ट क्या है, आपकी इंक्वायरी। अगर आपको इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी भी केस के लिए, तो वो कैसे करेंगे। अब इसके लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोसीजर्स रहता है। तो हमारे मेनली इंडिया के अंदर जो फॉलो होता है ना, इंडिया में हमारा फॉलो होता है या तो पुलिस इंक्वेस्ट या फिर मैजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट, ये दो ही इंक्वेस्ट अपनी इंडिया में फॉलो होते हैं। तो अब पुलिस इंक्वेस्ट में क्या आता है, पुलिस इंक्वेस्ट में आता है कि जो हमारा ऑफिसर इंचार्ज है ना, इसमें मेनली हम सब इंस्पेक्टर या उनसे अबव रैंक को ही एज चार्ज देते हैं एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। बिलो रैंक्स को हम चार्ज नहीं दे सकते इसमें। और जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुलिस की, वो आती है हमारे अंडर 174 ऑफ CRPC, ठीक है। और जो मतलब जो कंडक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, जो मेन ऑफिसर है उसे कहेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और जो रिपोर्ट बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद में, वो रिपोर्ट होती है हमारी पंचनामा, कहते नहीं ऐसे, जैसे अब तो पंचनामा फाइल अप हो गया इसके खिलाफ। तो जो भी के वहाँ पे इंक्वायरी करेगी ना पुलिस को, वहाँ पे जो भी मिला, जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, वहाँ की लोकेशन, टाइम, डेट, मतलब वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट था, एविडेंसेस, उनकी कंडीशन, रूम की कैसी हालत, मतलब सब कुछ वहाँ पे पंचनामे में उसमें मेंशन अप होता है। और उस पंचनामे को ना फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो मेन वहाँ पे जो इंचार्ज था वो, एंड जो वहाँ पे पंच थे उनसे साइन करवाया जाता है। अब पंचस कौन है यहाँ पे, पंच मतलब कि जैसे हर एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई ना कोई वहाँ पे होता है ना कि हाँ ये काफ़ी हमारे एरिया के सोसाइटी के काफ़ी सीनियर पर्सन हैं या फिर काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन हैं, तो मतलब इनकी बात तो सब मानते हैं कि हाँ इन्होंने सही कहा होगा या फिर ये सच बोलते हैं। तो ऐसे एक पर्सन होता है कोई ना कोई हर जगह, तो उन पर्सन से साइन करवाए जाते हैं उस रिपोर्ट पे कि हाँ मतलब सबकी सहमति से, तो वो साइन करते हैं उस रिपोर्ट पंचनामे पे, ये मानते हुए कि हाँ जो भी वहाँ पे पुलिस ने इंक्वायरी करी है उस पंचनामे पे मेंशन है वो सब सही सच मेंशन है। तो वैसे एविडेंस के टाइप में हो जाता है कि हाँ पुलिस ने खुद से झूठ नहीं लिखा है उसमें कुछ, जो भी उन्होंने वहाँ पे इंक्वायरी करी है, जो वहाँ पे बाकी लोकल खड़े हैं उन्होंने देखा है, वही सब वहाँ पे प्रेजेंट अप है। फिर है मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होती है वो करी जाती है बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये लोग करते हैं मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में परफॉर्म। अब मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो आती है वो आती है अंडर सेक्शन 20 से 23 ऑफ CRPC, मतलब प्रोसीजर है ये भी एक मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट भी। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, ये मतलब किस केसेस में करते हैं मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट परफॉर्म करी जाती है अगर मतलब पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो गई, जैसे पुलिस ने किसी को बंदे को अरेस्ट करा हुआ था, इंक्वायरी वगैरह चल रही थी, पूछताछ चल रही थी उससे, तो उस चक्कर में बंदा डर डर के मर गया, है ना, या कुछ नहीं बताना चाहता था तो मर गया,
या फिर अगर पुलिस ने उस पर 3rd डिग्री वगैरह अप्लाई कर दी तो दर्द से मर गया। तो मतलब अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है तो वो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट वर्क करेगा वहाँ पे। या फिर अगर पुलिस की फायरिंग से अगर कोई बंदा मर जाता है, या फिर अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट है, वहाँ पे अगर कोई मर जाता है, या फिर अगर डाउरी डेथ हो रही है, एक्सह्यूमेशन हो रही है, तो ये सब केसेस क्या हैं, इनमें अगर कोई किसी की डेथ वगैरह होती है या इस तरह कोई केसेस होता है तो यहाँ पे फिर मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट वर्क करता है। फिर हमारे पास 2 और इंक्वेस्ट हैं, ये हैं कोरोनर्स इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये अपनी इंडिया में फॉलोअप नहीं होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में हैं। तो कोरोनर्स इंक्वेस्ट क्या कहता है? कोरोनर इंक्वेस्ट होता है, ये परफॉर्म किया जाता है मेनली यूके में और यूएसए के कुछ स्टेट्स में। इसमें क्या कहते हैं, इसमें होता है कि जितने भी नेचुरल या अननेचुरल सस्पिशियस डेथ होगी ना, सॉरी, अननेचुरल जितनी भी सस्पिशियस डेथ होगी उसकी इंक्वायरी यहाँ पे कोरोनर्स करते हैं। और जो कोरोनर्स कोर्ट है उसको हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, कोरोनर जो है यहाँ पे मतलब जैसे आप लगा लो ज्यूरी, नहीं, एक ग्रुप होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स का, तो वो वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे कोरोनर्स इंक्वेस्ट कहा गया है। और फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम होता है ये। इसमें मेनली जो इंक्वेस्ट है वो कंडक्ट करी जाती है मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ स्टेट्स में, जापान, कनाडा या फिर और भी कंट्रीज़ होंगी उनमें। तो इसमें जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, उसको हम मेडिकल एग्जामिनर कह रहे हैं यहाँ पे। और मतलब वो मतलब यहाँ पे मेडिकल की जो एग्जामिनर्स की जो टीम होती है ना, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, वो जाके वहाँ पे इंक्वायरी करके आते हैं। तो इस सिस्टम को सबसे बेस्ट माना गया है किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए। अब आप देखिए, जैसे कोई भी केस है, अब अपनी अगर फोरेंसिक साइंटिस्ट जो हैं उनकी टीम अगर कहीं क्राइम सीन पे जा रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके आएंगे, बिकॉज पुलिस को इतना नहीं नॉलेज है एविडेंसेस की कलेक्शन करने के लिए, या एविडेंसेस को वो नहीं देख पाते अच्छे से। अब पुलिस को नहीं पता ना, कहीं पे अगर फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं लेटेंट वगैरह, तो उन्हें वो नहीं दिख रहे हैं, नहीं पता उन्हें कि वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हैं, उन्हें कलेक्ट करने हैं वहाँ से। ओके, अगर नीचे कुछ ब्लड वगैरह ड्राई अप हो चुका है वहाँ पे, या स्वाइप अप हो चुका है पहले से ही, तो उन्हें वो चीज़ नहीं पता है। उन्हें अपना काम पता है कि हाँ उन्हें कैसे अरेस्ट करना है, या फिर कैसे किसी को पकड़ना है, ढूंढना है, उन्हें वो चीज़ पता है। अब जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन्हें अपना काम पता है कि हाँ एविडेंसेस को कैसे प्रिजर्व करना है, कलेक्ट करना है, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ पढ़ी है, सीखी है, प्रैक्टिस अब करी है ना, तो उनको उस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं। तो अगर मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है अगर, तो वो सबसे अच्छी इंक्वायरी मानी जाती है। ओके, जैसे अपनी इंडिया में भी है, अभी काफ़ी केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं या फिर क्लोज़ हो जाते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एविडेंसेस की कमी के कारण आप प्रॉपर एविडेंसेस नहीं शो कर पाते हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही सब कुछ, या तो एविडेंसेस होती नहीं है, बहुत लेट इंक्वायरी होती है, या फिर अगर एविडेंसेस होती भी हैं तो कलेक्शन नहीं हो पाती उनकी अच्छे से, वो डिस्ट्रॉय अप हो जाते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें कई बार काफ़ी कमी आ जाती है उन चीज़ों के लिए, वजह से हमारे केस वगैरह जो हैं वो काफ़ी वीक पड़ जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप आप सबको समझ में आए होंगे अच्छे से टर्म्स वगैरह। कल हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो हमने कल से लॉज वगैरह को मैं आपको मेंशंस करना स्टार्ट करूँगी कि जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो उन सब टॉपिक्स के साथ में हम उनके सेक्शंस और लॉज पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें साथ के साथ वो चीज़ें रिमाइंड अप हो पाएँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।